नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे उस डिस्कशन का जो लास्ट पॉइंट हम मान सकते हैं कि वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमने कंटिन्यूस फॉर्म में जो सीरीज़ वीडियो रिकॉर्ड की हैं उनका सबसे, या हम कह सकते हैं कि आपको प्रोवाइड की हैं उसका सबसे जो लास्ट वीडियो है वो कौन सा है। जो टॉपिक न्यूक्लियस को हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो भी हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल में, या हम कह सकते हैं कि सेल के रेस्पेक्ट में, या हम कह सकते हैं कि जैसे जेनेटिक मटेरियल कौन सा प्रेजेंट होगा, या हम कलेक्टिवली अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस के लिए जो मटेरियल अवेलेबल्स होता है वो प्रेजेंट होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, न्यूक्लियस का। क्लियर। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है। ब्रेन ऑफ सेल किसके अंदर, सेल के अंदर। सेल का जो ब्रेन का बोल सकते हैं तो क्या होगा, ये हम बात ये करते हैं कि सेल का ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और यही क्या है, एक किसी भी सेल के लिए क्या है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है किसके लिए, सेल के अंदर। यानी कि सेल है वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन है, उस एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन के अंदर जो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल जनरली क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है किसके लिए, सेल के लिए। सेल का जो ऑर्गेनल से जितने भी हम पढ़ते हैं उसमें क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है। दूसरा क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। दो लेयर इसके अंदर क्या होती हैं, मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, बाइलेयर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसके लिए है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के लिए। वैसे अगर हम सेल के अंदर देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के जो आउटर सरफेस होता है उस आउटर सरफेस में क्या होगा, ईआर इसी के साथ क्या होती है, अटैच होती है। ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में ईआर है, वो स्प्रेड फॉर्म में होती है, और वो कहाँ तक होती है, आउटर मेम्ब्रेन तक क्या होती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंटिन्यूस फॉर्म में होती है। अदर सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, जैसे वैक्यूल्स, या हम कह सकते हैं कि ग्लोब्यूल्स, ये अलग ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो सेंटर का जो पार्ट होता है सेल के अंदर वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस क्या होगा, ब्रेन होता है किसका, सेल का, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिस पे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होती हैं। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है।
मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अगर यहीं पर हम किसकी बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। क्लियर? यानी कि यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, सेलुलर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसमें मेन जो सेल ऑर्गेनल है वो न्यूक्लियस यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो अदर सेल ऑर्गेनल भी क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, अब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस अब्सेंट होने का मतलब ये है कि वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल अब्सेंट नहीं होता है, वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, अब्सेंट होता है। एब्सेंट का मीनिंग यहाँ आरबीसी के लिए है, दूसरा किसके लिए है, सिव ट्यूब सेल के लिए। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हम जानते हैं कि जैसे आरबीसी एनिमल के लिए और सिव जो ट्यूब सेल्स होती है वो प्लांट सेल के अंदर, या हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है फ्लोएम उसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसका पार्ट है। और दोनों ही जैसे आरबीसी है और सिव ट्यूब सेल्स है, मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस क्या होते हैं वहाँ से हट जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो मैच्योरेशन के बाद इसमें दोनों सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। फिर ये हम देखते हैं कि जनरली अगर हम सेल की बात करते हैं तो वन न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पर फिर भी कुछ जगह या हम कह सकते हैं कि ऐसी हैं या कुछ सेल ऐसी हैं जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड जो न्यूक्लियस कंडीशन है वो देखने में मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसकी बात करते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं। पैरामीशियम क्या है, बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। कुछ जगह हम ये देखते हैं कि जो सेल के अलग अलग हम फॉर्म की अगर बात करते हैं, जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। जैसे हम एनिमल सेल की बात करते हैं या हम किसकी बात करते हैं, प्लांट सेल की बात करते हैं, तो इनके अंदर हम अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो मिलती है वो कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है और स्लिम मोल्ड है। प्लांट के साथ हम फंजाई को भी ले लेते हैं कि दोनों के अंदर क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल बाउंडेड जो एक एरिया होता है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होगी। अगर एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो बाहर क्या होना होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सिनोसाइटिक कंडीशन प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर और फंजाई के अंदर। स्लिम मोड के अंदर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम। क्लियर? एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो सिनसाइटियम। ये कंडीशंस क्या होती, प्रेजेंट होती। एनिमल सेल है वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में जा सकती है, प्लांट सेल है वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में जा सकती है, स्लिम मोल्ड है तो वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है, पैरामीशियम है वो बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन में है। और जनरली हम मान के चलते हैं तो जनरली क्या होगा, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इन सेल। जनरली सिंगल न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है इन सेल। ये सेल है, इस सेल के अंदर कैसा है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर है? तो यानी कि जो हम न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस एक ऐसी स्ट्रक्चर्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल का क्या है, ब्रेन है, और सेल का अगर ब्रेन है तो यही क्या है, कंट्रोल द वेरियस फंक्शन ऑफ सेल। कंट्रोल द वेरियस
फंक्शन ऑफ सेल। सेल के बहुत सारे जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करने का काम है या रेगुलेट करवाने का जो काम होता है वो किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास होता है। यानी कि न्यूक्लियस है वो एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है किसके अंदर? सेल के अंदर। या हम सभी जो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं साइटोप्लाज्म में, सभी का जो रेगुलेशंस होता है वो किसके थ्रू होता है? न्यूक्लियस के थ्रू उनका क्या होता है? रेगुलेशंस होता है। सेल को कब डिवाइड करना है, सेल की किसी भी पर्टिकुलर ग्रोथ की फेज या पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो होता है, जीन का रेगुलेशन जो होता है, वो सारे जो कंट्रोलिंग जो सेंटर है वो सारा कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो खुद क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर ये प्लांट सेल है तो स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है क्योंकि उसमें अप टू 90% पार्ट किसका होता है? वैक्यूल का होता है। तो वहाँ पर हम सेंटर की बात नहीं करते, पर ज़्यादातर हम जब एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा? सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम किसके लिए रख रहे हैं? न्यूक्लियस के लिए है। अब हम किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। और हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा है? बाइलेयर स्ट्रक्चर्स होता है। दो लेयर की क्या होते हैं? इसको कवर करके रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बाहर वाली कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन है? इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों ही जो लेयर हैं ये किसका काम कर रही है? ये काम करती हैं न्यूक्लियर एनवेलप का। ये न्यूक्लियर एनवेलप का काम कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो क्या है? बैरियर बिटवीन किसका? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों के बीच में क्या है? बैरियर का काम करता है। अंदर कौन है? न्यूक्लियोप्लाज्म है और बाहर कौन है? साइटोप्लाज्म। तो इस सेल के अंदर कौन है? यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो बैरियर का काम करता है वो कौन सा है? सेल एनवेलप है। और ये जो सेल एनवेलप है वो किससे मिलकर बना हुआ है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन से। ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कितना होता है? 10 to 15 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर क्या होता है? ये स्पेस प्रेजेंट होता है। जहाँ पर ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों ही क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये क्या बन रहा है? न्यूक्लियर पोर का काम करते हैं। अब ये न्यूक्लियर जो पोर होता है इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी तो यानी कि अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर कौन आएगा? राइबोसोमल सब यूनिट, mRNA और tRNA। ये क्या आएंगे? अंदर से बाहर आएंगे। और बाहर से अंदर कौन जाएगा? या अगर हम बात करते हैं तो बाहर से अंदर कौन जाएगा? बाहर से अंदर कौन जा रहा है? अंदर प्रोटीन जाएगी।
जो प्रोटीन बाहर सिंथेसाइज हुई हैं वो क्या जाएंगे, अंदर जाएंगे। इस वजह से जो न्यूक्लियर जो पोर होता है, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि बोथ डायरेक्शन। क्योंकि अगर बाहर प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कहाँ जाना है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जाना है, और अंदर से जो आरएनए डीएनए से क्या बना, मान लो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए, डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए कहाँ मूव करता है, बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ, ये तीनों सब यूनिट क्या करेंगे, या डिफरेंट फॉर्म ऑफ आरएनए कहाँ आएंगी, बाहर आएंगी। तो इस न्यूक्लियर जो पोर है, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट होता है, किसका, दोनों तरफ से। अब न्यूक्लियर जो पोर है, न्यूक्लियर पोर क्या होगा, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर क्या, कैसे बना न्यूक्लियर पोर, तो न्यूक्लियर पोर किससे बना, फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। दोनों जो मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन का जिस भी जगह पर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, वहीं पर क्या क्रिएट हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर क्रिएट हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बना, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पर कई कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर दोनों ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, फ्यूज हो गई हैं, और तो फ्यूजन की वजह से क्या होगा, इसमें पोर क्रिएट हो गया। और इस पोर का फंक्शन क्या होगा, मूवमेंट होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आरएनए सिंथेसिस होगा वो कौन आएगा, बाहर आएगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर, और जो बाहर प्रोटीन बनी है वो प्रोटीन कहाँ जाएगी, सेल के अंदर जाएंगी, या हम कह सकते हैं प्रोटीन का साथ ही प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं वो कौन होंगे, एंजाइम्स होते हैं। यानी कि एंजाइम और प्रोटीन क्या आएंगे, सेल के या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाएंगे थ्रू न्यूक्लियर पोर, और न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो प्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ जो आएगा वो कौन आएंगे, राइबोसोम आएंगे। इसी के साथ हम अगर और स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स देखिए कि न्यूक्लियर जो प्लाज्म होता है, इसके मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, इसको समर्थन देने का, सहारा देने का काम करती है, और इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हम देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सेल एनवेलप का फॉर्मेशन हो गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोपोर का फॉर्मेशन हो गया, और ये कौन है, ये इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट है। जैसे हमने साइटोस्केलेटन के अंदर बात की थी, माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये किसके साथ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के साथ होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के साथ क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को सहारा देने का काम करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, तो ये एक क्या बनती है, पॉकेट का फॉर्मेशन होता है। किसके अंदर, न्यूक्लियर पोर है, जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली एक्सचेंज ना करके एक इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करते हैं, गमन होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, फिलामेंट के, सॉरी। तो माइक्रो फिलामेंट जब स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, तो जहाँ मेम्ब्रेन एब्सेंट है वहाँ एक बैकेट बना देता है या पॉकेट का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में मेनली क्या होगा, ये एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियो जो प्लाज्म है, इस प्लाज्म में क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होता है।
एक तो क्या होगा, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर रीजन प्रेजेंट होता है। नॉर रीजन क्या होगा, एक ऐसी सी जगह होती है जो ना तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और ना मेम्ब्रेन बाउंडेड जैसा एरिया हमें शो होता है, होती नहीं है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऐसे। इसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। ये नॉर साइट होती है, तो इसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। यानी कि हम ये जानते हैं कि जो राइबोसोम है वो राइबोसोम सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तो क्या होगा, सिंथेसिस होगा, और साइटोप्लाज्म में आके क्या होता है, वो एक्टिवली वर्क करता है। तो राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होगा 70S 80S जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेंगे। पर जब न्यूक्लियोप्लाज्म में बनेंगे तो उसमें एक ऐसी मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और वो क्या करती है, राइबोसोम की सब यूनिट होती है उनको फॉर्म करती है। क्लियर। तो ये हमारा किसका, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कस कर रहे हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स है, बाइलेयर स्ट्रक्चर्स होता है, ब्रेन होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, जैसे पोर है उसके थ्रू क्या होगा, बाई डायरेक्शनल नेचर में मूवमेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स जो है न्यूक्लियर जो मैट्रिक्स है उसको सहारा देने का काम करते हैं। कौन हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रीफॉर्म, ये क्या करते हैं, रीफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, यानी कि प्रोफेज मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाती है, मेटाफेज मूवमेंट होगा, एनाफेज पोलराइज हो जाएंगे, और टेलोफेज पे वापस से जो पोलराइज हुए हैं उनके सराउंडिंग में क्या होता है, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और उस मेम्ब्रेन को दोबारा से रिफॉर्म करने का काम होता है, वो इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका होता है। दोबारा से क्या होता है, इसको फॉर्म कर देते हैं, और इस मेम्ब्रेन को जो स्टेबिलिटी देने का काम होता है वो किसका होगा, इसी का होगा, किसका, न्यूक्लियस का। अब हम न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हम किसकी बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब जो डीएनए होता है उस डीएनए के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ऐसे थ्रेड की फॉर्म में होता है। ये क्या होगा, एक डीएनए का थ्रेड है जो प्रेजेंट होगा। अब ये दोनों जो अगर हम थ्रेड की अगर बात करते हैं तो इसको हम प्रॉपर क्रोमोसोम की फॉर्म में देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम की अगर फॉर्मेशन बात करेंगे तो ये हमारा ऐसे जैसे डीएनए है, इस डीएनए के दोनों ही इसमें क्या होंगे, ये स्ट्रैंड प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर किस फेज के अंदर है, ये G1 के अंदर है, G1 फेज के अंदर है, तो थ्रेड की फॉर्म में है। यहाँ पर हम एक क्रोमोसोम, दूसरी हम बात कर रहे हैं, वन क्या है, क्रोमेटिड। यहाँ एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमेटिड है, और यही क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। अब ये डीएनए का सेगमेंट जाएगा तो क्या होगा, ये एस फेज को क्रॉस करके जाएगा। किस में जाएगा, एस फेज में जाएगा, और एस फेज में जाएगा
तो ये क्रॉस कर कर के इसमें अगर हम जाते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट हम एस फेज से क्रॉस करके जब जाएगा तो किस में जाएगा, ये G2 के अंदर चला जाएगा। तो ये किसके अंदर गया, G2 के अंदर चला गया। तो एस फेज के अंदर क्या होता है कि एक जो कॉपी होती है उस कॉपी की क्या होती है, रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर। और एस फेज के अंदर सिंथेसिस होगा किसका, जेनेटिक मटेरियल का जब सिंथेसिस होता है तो ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स है तो इस जगह से क्या हुई है, ये जुड़ी हुई है, दो फॉर्मेशन इनका हो गया है, एस फेज को क्रॉस करके गए हैं। तो ये कौन सी है, G2 फेज। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 क्रोमोसोम हैं या 2 क्रोमेटिड हैं, इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप बताइए कि इसमें कितने क्रोमोसोम हैं और कितने क्या हैं, क्रोमेटिड हैं। क्रोमोसोम और दूसरा क्या होगा, क्रोमेटिड। तो आप ये बताइए कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिड, तो कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा क्या है, क्रोमेटिड है। तो यहां देखते हैं कि जब तक ये एक पीस की फॉर्म में जुड़ा हुआ है, एक पीस की फॉर्म में क्या है, ये जुड़ा हुआ है, जब तक ये जुड़ा रहेगा तब तक हम क्या कहेंगे, क्या है ये, क्रोमोसोम। क्लियर, क्या है ये, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना है, 1 है। और यहां एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमेटिड था, तो यहां पर कितने क्रोमोसोम हो गए, एक क्रोमोसोम हो गए और 2 क्रोमेटिड हो गए। तो यहां पर क्रोमेटिड की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये क्या जाएगा, अगर हम जाते हैं तो ये क्या होगा, कंडेंसेशन होगा इसका, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की जब अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसी स्ट्रक्चर्स बन के आएगी। और ये जब स्ट्रक्चर बन के आएगी तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये कौन सा हो गया, ये बड़ा पार्ट हो गया। और जब ये बनता है तो ये 2 क्या होंगे, क्रोमेटिड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ये कौन है, यहां इसके साइड में क्या होंगे, काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है, काइनेटोकोर, जहां क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ये जहां से कंप्रेस, ये कौन सा है, सेंट्रोमेयर। ये कौन सा है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। पहली बार जहां से बंधा हुआ है, जहां से दबाव है, जुड़ा हुआ है, कंडेंस हो रखा है, तो उसको हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोमेयर कहलाएगा। और ये 2 क्या कहलाएंगे, काइनेटोकोर कहलाएंगे। और ये 2 जो क्रोमेटिड होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर, तो ये क्या कहलाएगी, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगी। यही हम बात कर लेते हैं कि इन 1 क्रोमोसोम, इन 1 क्रोमोसोम, चलो इसको अलग से हम नोट कर लेते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसी के साथ हम ये देख लेते हैं कि एक क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम है, इसकी 2 क्रोमेटिड है। दूसरा क्रोमोसोम क्या है, ये क्रोमोसोम है। ये भी मान लो कि क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, और ये भी कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। तो किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसकी फॉर्म में मिलते हैं, पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस
क्रोमोसोम, यानी कि एक सेल के अंदर जिनका शेप और स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, एक जैसा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी कि एक क्रोमोसोम है, इसके सामने दूसरा एग्जैक्ट क्रोमोसोम दूसरा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। यानी कि पहले G1 है, S है, G2 है, तो ये हम जब डिवीज़न पढ़ते हैं तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बार बार अराइज होता है वो ये इस बात को लेकर होता है कि डीएनए का अमाउंट चेंज होता है, डीएनए का नंबर चेंज होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट चेंज होता है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, तो उसको लेकर ये बातें की जाती हैं। और ये बातें जब की जाती हैं तो ये बात यहाँ तक आ जाती है कि जो क्वेश्चन है वो हमारा सिली मिस्टेक से गलत होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, जब एस फेज को क्रॉस करके जाएगा, जब हम सेल डिवीजन में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि पहले जो डीएनए था वो एक था, फिर उसी की कॉपी बनती है, तब भी वो जुड़ा रहता है, अलग नहीं होता है। और जो जुड़ा रहता है, अलग नहीं होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। उस क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड क्या आ जाते हैं, दो आ जाते हैं। दोनों क्रोमेटिड जो हैं वो अगर किसके अंदर है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या कहेंगे, यानी कि एक पेयर की फॉर्म में अगर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे। अदर जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 10 है, तो ये क्या होंगे, नॉन होमोलॉगस। और क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट और क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, तो ये दोनों क्या कहेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के अंदर दो जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स है। इस क्रोमोसोम में क्या हो गए, दो क्रोमेटिड इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। और इस देखते हैं कि वन क्रोमोसोम, इन वन क्रोमोसोम के अंदर हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रेजेंट होता है। इस एक क्रोमोसोम के अंदर दो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, दो काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं, और चार टेलोमेयर प्रेजेंट होते हैं। जब ये डीएनए कंडेंस होता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स बनती है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है प्लस स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, या हम कह सकते हैं डीएनए प्लस आरएनए प्लस स्टोन और प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं, इस एक क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो यानी कि जनरली जब नॉर्मल जो भाषा होती है उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि जो डीएनए है वो डीएनए कंडेंस हो जाता है, तो क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब कंडेंसेशन के लिए हमारे पास अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें स्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, स्टोन के साथ साथ नॉन स्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, उसके साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जाके क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कि डीएनए है वो क्या हो गया है, कंडेंस हो गया है। अब ये जब डीएनए कंडेंस हो गया है तो एक ही क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे, दो डीएनए मॉलिक्यूल होंगे, दो क्रोमेटिड होंगे, एक सेंट्रोमेयर होगा, दो काइनेटोकोर होंगे, और चार क्या होते हैं, टेलोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं। टेलोमेयर्स जो है वो क्या होगा, टेलोमर क्या होगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पर, या हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर्स क्या होती है, हम स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, एंड जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि जब डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है तो वो एंड्स का रप्चर होने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है। तो एंड्स जो होते हैं उस एंड को
प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, टीलोमेयर्स का प्रेजेंट होता है। तो यहाँ हम अगर एंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने एंड है, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है, ये एक एंड है, यानी कि ये कौन सा टीलोमेयर्स का पार्ट होता है। क्लियर, यानी कि जो क्रोमोसोम्स है उस क्रोमोसोम का जो टिप पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, टीलोमेयर्स कहलाता है। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन है, सेंट्रोमेयर। इसके बाहर इधर जब स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे तो ये क्या कहलाता है, काइनेटोकोर्स कहलाता है। जो सेंट्रोमेयर है वो क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसकी बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन। तो क्रोमोसोम को हम 4 टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहां पर कौन होगा, मेटासेंट्रिक होगा, कौन होगा, सब मेटासेंट्रिक होगा, और एक्रोसेंट्रिक होगा, और कौन होगा, टिलोसेंट्रिक होगा। यहाँ अगर हम क्रोमोसोम की ही बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट होता है। दूसरे में क्या होगा, ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा। और टिलोसेंट्रिक में क्या होगा, ऐसे प्रेजेंट होता है। कि ये देखो सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है, और इधर क्या होगा, ये सेंट्रोमेयर है। यहाँ जो क्रोमोसोम है उसके मिड पॉइंट पे क्या होता है, अटैच होता है सेंट्रोमेयर। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, इस यहाँ क्या होगा, मिड पॉइंट पे। यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, स्लाइटली शिफ्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, ये P बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q होगा, यानी कि ये क्या होगा, स्मॉल, और ये क्या होगा, लार्ज आर्म्स प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम की लार्ज आर्म प्रेजेंट होंगे। ये स्लाइटली क्या हो गया, अवे फ्रॉम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्या हो गया, को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। ये क्या है, नियर द एंड है, और ये किसके है, टिप के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है। तो ये अलग अलग पोजीशन है किसकी, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की। और जब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बेसिस पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नाम भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। जब इनका जो मूवमेंट होगा, कब, एनाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर मेटाफेजिक प्लेट से क्या होंगे, एनाफेज की तरफ क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे। और ये जब मूव करते हैं तो यहाँ क्या होंगे, इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर होंगे, इसको लेके जाएंगे। तो ये क्या होंगे, एक शेप बनाने का काम करती है उस टाइम पर। तो ये कैसा शेप बनता है, वी शेप। ये कैसा शेप बनाएगा, एल शेप। ये कैसा बनाएगा, जे शेप। और ये कैसा बनाएगा, आई शेप। कब, जब एनाफेज में क्या अंदर क्या होगा, इस क्रोमोसोम का मूवमेंट किया जाएगा, या हम मेटाफेजिक प्लेट से इनको क्या जाएगा, दूर लेकर जाया जाएगा। उस टाइम पर क्या कहा जाएगा, इनकी जो शेप नज़र आती है उसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आम रेशियो भी हम निकालते हैं। तो ये बहुत सारे जो मॉर्फोलॉजिकल जो है वो मेटाफेज में हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर डिस्कस करते हैं, किसकी, क्रोमोसोम की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो क्रोमोसोम कंडेंस होता है। तो उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन भी प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं। एक क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं उसमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, 2 क्रोमेटिन होते हैं, एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट होती हैं, और 4 क्या होंगे, टीलोमेयर्स प्रेजेंट होंगे।
हम प्राइमरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके बेसिस पर हम क्या बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर में। तो कैसे टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, ये इसके नाम है। और जो एनाफेज पे इसका मोमेंट होता है उस टाइम पर क्या होगा, ये अगर मिड पॉइंट पे होगा तो क्या होगा, वी शेप बनाएगा। और अगर इस सब मेटासेंट्रिक है, ये कैसा बनाएगा, ये शेप बनाएंगे। और ये शेप कैसी होगी, एल शेप होगी। ये कैसी होगी, नियर द एंड है तो जे शेप होगा। और टिप के ऊपर टीलोसेंट्रिक है तो क्या हो जाएगा, आई शेप हो जाएगी। तो ये अलग अलग रहता है। यहीं पर हम निकालते हैं आर्म्स रेशियो निकालते हैं, और आर्म रेशियो निकालते हैं तो हम लिखते हैं कि जो लॉन्ग आर्म है, लॉन्ग आर्म अपॉन में क्या होगी, शॉर्ट। तो ये आर्म रेशियो जो हाईएस्ट रहता है वो किसका होगा, एक्रोसेंट्रिक का होता है। और ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बार पूछा गया। आर्म रेशियो क्या होता है, यानी कि जो सब मेटासेंट्रिक पे मिडल जो है वो स्लाइटली क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो एक बड़ी आर्म्स होती है, छोटी आर्म्स होती है, तो बड़ी अपॉन में छोटी का जब हम रेशियो निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, आर्म रेशियो बोलते हैं। और इसी के बेसिस पर जो प्राइमरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसकी जो पोजीशन है उसको लेकर हम, या शेप को अगर बात करते हैं, मेटा, सब मेटा है, एक्रो है और टीलोसेंट्रिक को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि जो एक क्रोमोसोम्स होता है उस एक क्रोमोसोम के अंदर जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है इसी के साथ साथ क्या होती है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है तो ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, इसकी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की जो साइट होती है इसके ऊपर कुछ दूरी को छोड़कर एक क्या होता है, सेकेंडरी। तो ये कौन है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये कौन सी है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, सैटेलाइट और सेट क्रोमोसोम। किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये एक रीजन का फॉर्म करती है। वो रीजन कौन होता है, नॉर रीजन होता है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस को फॉर्म करता है। न्यूक्लियस बनाने का काम करता है। न्यूक्लियस क्या होगी, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। ये राइबोसोम सिंथेसिस की क्या होती है, साइट प्रेजेंट होती है। क्लियर है। यानी कि सेल जहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है वो कंडेंस होता है, क्रोमोसोम बनाता है। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो क्या बनाता है, सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर के अंदर कौन अटैच होगा, अटैच्ड स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर किस में करेंगे, क्रोमोसोम मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्रोमोसोमल मूवमेंट के अंदर।
इसी के साथ कुछ क्रोमोसोम के अंदर, जैसे कुछ क्रोमोसोम कौन सा है, 13, 14, 15, 21 और 22 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक कंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस कंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ऐसे क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जब प्रेजेंट होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो होगा वो किसका फॉर्मेशन करता है, नॉर का है। और नॉर का फॉर्मेशन करेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट, इसी को क्रोमोसोम बोलते हैं, इसी को नॉर। और यही रीजन में क्या होंगे, ऐसे सारे क्रोमोसोम एक जगह अरेंज हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। और न्यूक्लियस क्या होगा, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स है, और वो क्या करेगी, साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस साइट होती है। तो ये क्रोमोसोम कितने हैं, 5 क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन साइट प्रेजेंट होती है, जो न्यूक्लियस का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो हम जब बात करते हैं तो पीछे जो हमने देखा है कि जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर जो अलग से विजिबल फॉर्म में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक हम ये देखा है कि जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए। ये किसका फंक्शन है, न्यूक्लियस का फंक्शन है, सेल को रेगुलेट करवाता है, ब्रेन है सेल का। तो ये सारे फंक्शंस एक बार जो भी हैं, रिलेटेड पोर्शन है किसके, क्रोमोसोम से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं किससे, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया था, स्टार्टिंग की थी न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस ब्रेन है किसका, सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गन है, डबल लेयर है। जनरली क्या होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। प्लांट के अंदर क्या होगा, स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा वैक्यूल की वजह से। यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। कुछ के अंदर क्या होगा, एब्सेंट होता है। एब्सेंट किसके अंदर होगा, सिव सेल है, सिव ट्यूब सेल, आरबीसी सेल है, उसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। वेल डेवलप्ड है मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा, लेस डेवलप होगा और मेम्ब्रेन लेस होगा। जब जनरली हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस है जो सेल के है, उसके अंदर क्या होगा, जनरली सिंगल होता है, पर कुछ के अंदर क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो एनिमल के अंदर सिंसाइटियम बोलते हैं, प्लांट और फंजाई के अंदर सिनोसाइटिक बोलते हैं। स्लिम मोड होता है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर्स होती है। नेक्स्ट हमने बात की थी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात की थी। न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर्स होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों मेम्ब्रेन फ्यूज होती हैं, जहाँ न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर पोर में बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। आउटसाइड यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन जाता है, प्रोटीन जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में कौन आता है, आरएनए, राइबोसोमल सबयूनिट, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए। ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको सपोर्ट करने के लिए इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। और जब टेलोफेज जो आता है, उसके अंदर रीफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 15 से लेकर 10 to 50 नैनोमीटर प्रेजेंट होता है। बाकी ये स्ट्रक्चर्स हमने देखी थी। फिर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियोलस जो हमने डिस्कस किया है, जो राइबोसोमल क्या होती है, साइट को क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। फिर हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जनरली डीएनए है, तो डीएनए ये प्रेजेंट होता है। एस फेज में क्या होता है, रेप्लिका कॉपी बनती है। तो हम सीधा G2 फेज की बात कर रहे हैं। G2 फेज में 2 कॉपी हो गई, किसकी, डीएनए की। पहले एक था, अब कितनी हो गई, 2 हो गई। अभी भी एक जगह से जुड़ा हुआ है, तो क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। क्रोमेटिड क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। ये क्या है, एक क्रोमेटिड एक डीएनए है, यहाँ 2 क्रोमेटिड एक डीएनए है। तो यहाँ जहाँ से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कंस्ट्रक्शन साइट बोलते हैं। तो ये क्या होगा, सेंट्रोमेयर है, क्लियर, जिसको हम प्राइमरी बोल देंगे। उसके साथ क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर जहाँ आके अटैच होंगे उसको क्या करें, काइनेटोकोर है, जो सेपरेशन के बीच से स्पिल्ट हो जाएगा सेंट्रोमेयर, और दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये क्रोमेटिड को हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। अगर क्रोमोसोम कैसे हैं, एक जैसे हैं, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है और ये भी कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए, यानी कि पैरेलली हम अगर देखते हैं तो ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम,
दोनों ही क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम नंबर 1 और अलग क्रोमोसोम के साथ हम देखते हैं तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। ये देखिए, हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 डीएनए प्रेजेंट होते हैं, 2 क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, एक सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट होती हैं और 4 टेलोमेयर प्रेजेंट होते हैं। ये सारा कौन है, एक क्रोमोसोम के अंदर है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। किसके अंदर, सिंगल क्रोमोसोम के अंदर। फिर हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होती है उसके बेसिस पर हमने देखा है कि इसकी बेस्ड ऑन पोजीशन के ऊपर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। जब एएनए फेज में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट के बेसिस पर मिड पॉइंट है, स्लाइटली शिफ्ट है एंड नियर द एंड है या टिप के ऊपर है, तो उसके बेसिस पर क्या होंगी, जब मूव करते हैं तो स्ट्रक्चर जो शो होती है वो वी शेप स्ट्रक्चर शो होती है, एल शेप है, जे शेप है और आई शेप है। इसको लेकर फिर हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन साइट होती है, नौ रीजन बनता है, जिसको पे जो क्रोमोसोम होता है वो सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, जो राइबोसोमल सबयूनिट का फॉर्मेशन करता है और ये सभी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 और 22 ये 5 क्रोमोसोम है जिनके ऊपर ये रीजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक हमने जो कलेक्टिव जो डिस्कशन किया है वो न्यूक्लियस का किया है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको लेकर हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं ये टॉपिक काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जो सेल बायोलॉजी है उस सेल बायोलॉजी के डिवीज़न को छोड़कर बाकी कलेक्टिवली हमने सारी वीडियो एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।